Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the first lesson on macroeconomics. हाँ मुझे पता है आप सबको इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और इस वजह से एग्जाम्स में थोड़े मार्क्स भी कम आते हैं, बट डोंट वरी, आई विल मेक लर्निंग सिंपल एंड जॉयफुल। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करें। The subject of economics is divided into two branches, namely microeconomics and macroeconomics. Lord J.M. Keynes, an eminent economist, played a very important role in the development of economics, and that is why he is also known as the father of modern economics. जो लॉर्ड J.M. कीन्स हैं वो एक बहुत ही प्रख्यात इकोनॉमिस्ट थे और इसी की वजह से उनको जो है द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी was the book that was written by Lord J.M. Keynes in the year 1936, and macroeconomics is alternatively called as the theory of income and employment. जो macroeconomics है ना, उसका एक दूसरा नाम जो दिया गया है वो है theory of income and employment. Macroeconomics enables to properly organize, collect and analyze the data about national income and coordinate with international economic policies. Macroeconomics जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमको मददगार होता है डेटा को कलेक्ट करने में। अब डेटा किससे रिलेटेड है? अबाउट द नेशनल इनकम। उस डेटा को जो है कलेक्ट करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जो है उसकी एनालिसिस की जाती है ताकि जो है हम अच्छे जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सके ताकि जो है हमारी कंट्री और ज़्यादा ग्रोथ कर सके। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। दिस इज ऑल्सो नोन एज द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब स्टूडेंट्स, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये दिमाग में एक पिक्चर बना लेना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जो पूरी ही इकोनॉमी के बारे में, पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई इट इज स्पोकन अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल। हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड इट इंक्लूड्स द नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल। और उसमें जो है नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल, ये तीनों ही जो है इंक्लूडेड होती है। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमी की जो स्कोप है वो क्या है? स्कोप का मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले the theory of employment. Okay, now macroeconomics is concerned with the employment of the economy. Here we study about the consumption function, saving function, full employment, underemployment, etc. तो theory of employment के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Here we are going to study about the consumption function, saving function, underemployment, full employment, ये सारी जो चीज़ें हैं हम मैं जो है आपको आने वाले टॉपिक्स में और ज़्यादा अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो है आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन होता क्या है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, इट मीन्स दैट हमारा जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, उसमें से जो है हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, दैट हाउ मच इज अ सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है महीने में 10,000 रुपीज़ अगर मिल रहा है तो उसमें से जो है 10,000 में से मैं कितना खर्च कर रही हूँ और उसमें से जो है मैं कितना सेव कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो है हम सेविंग फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। सो इन शॉर्ट, theory of employment में what we are going to study, we are going to study the level of employment in the economy. ठीक है। Point number 2, that is theory of national income.
Macroeconomics studies the generation of national income by product method, income method and the expenditure method. अब ये जो तीनों methods है इससे जो है that is product method, income method and the expenditure method, ये तीनों method में से हम जो है national income को किस तरीके से calculate करने वाले हैं. ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है, हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी जो इकोनॉमी में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, हमारी नेशनल इनकम क्या है. तो उस नेशनल इनकम को हम लोग 3 अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड हाउ द नेशनल इनकम इज जनरेटेड. ओके. Number 3, theory of general price level. Now general price level के बारे में if I talk, that is regarding the inflation, excess demand, deflation, deficient demand, inflationary और deflationary gaps. ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है general price level में पढ़ते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्फ्लेशन का. अगर आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर स्कैर्स हो जाए, बहुत ज़्यादा कमी हो जाए किसी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका जो प्राइस वो इंक्रीज हो जाता है. एंड दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन. आप लोगों ने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप मार्केट में जाते हो, सब्ज़ी खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, अपने मम्मी पापा के साथ जब जाते हो, तब कुछ दिनों पहले अगर जो है सब्जियों के दाम 30 रुपये अगर किलो था, तो अब जो है वो बढ़कर 40 रुपये अगर हो जाता है. So that is known as the inflation. Okay, so in general price level we study about the inflation, excess demand, deflation वगैरह, and all these topics also I will be teaching you in the further videos. Next come to the theory of money. Macroeconomics explains the function of money, components of money supply, and how the bank plays a very important role in वेरियस एस्पेक्ट सच एज द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. अब ये जो है प्राइस जो है कमोडिटीज़ की जो बढ़ती है, कम होती है, दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसको कंट्रोल करने में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारा जनरल प्राइस लेवल, मनी का फंक्शन क्या है, कंपोनेंट्स, मनी सप्लाई कहाँ से होती है, ओके, और बैंकिंग का क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बैलेंस करने में, तो ये सारी चीज़ें हम थियोरी ऑफ मनी में पढ़ते हैं. थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक ट्रांसेक्शन, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पोजीशन ऑफ अ कंट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट वगैरह. अब हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी तो है नहीं, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेडिंग करते हैं. ओके, तो ये जो है, हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन है वो किस तरीके से होता है, हमारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं. ओके, एंड द लास्ट इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ग्रोथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अल्टीमेटली हमारा मेन एम इकोनॉमिक्स का क्या है, दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारी जो है इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए. ओके, so macroeconomics में under the theory of economic growth we study about the fuller utilization of resources. Now you all know that the resources जो है हमारे पास, जो भी resources है वो बहुत ज़्यादा abundantly available नहीं है. Okay, these resources are limited, और ये लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमको क्या करना है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. ठीक है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमको क्या अचीव करना है, वी हैव टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. Coming to the next topic, that is microeconomics. Now, micro and macro. Now, whenever I talk about macro means large, whole, and micro means small.
Okay, so microeconomics is the study of economic problem at a micro level, that is at a very small level. You can say that is the individual level. Now in microeconomics, when I'm studying, I will study only about an individual person, an individual household, an individual unit, okay, or an individual firm or an industry. Whenever I'm studying about an individual unit or an individual firm, that is when we are studying about the individual level. Okay, that is known as the microeconomics. And microeconomics के लिए दूसरा नाम जो दिया गया है, that is called as the price theory. माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है. ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्री. That means whenever we are studying the economics at an individual level, that is known as a microeconomics. Okay. The difference between micro and macroeconomics. Micro and macroeconomics में दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो मीनिंग. ओके, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके जो ऑपोजिट में हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. As a whole, whenever I am talking about as a whole, it means that हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी फर्म्स है, सारी चीज़ों को जो है मिलाकर जो है हम वी आर स्टडिंग अबाउट इट एज अ होल. दैट मीन्स मैक्रो at a large level, at a whole level, but micro is only at an individual level. ठीक है. Microeconomics is derived from a Greek word micro, M-I-K-R-O-S, micros, which means small. And macroeconomics is derived from a Greek word macros, M-A-K-R-O-S, macros, meaning large. Okay, so in macro we study about the aggregate, whereas in micro we study about the individual level. ठीक है. Number 3, aggregation. It deals with the individual unit. Microeconomics always deals with an individual unit. There is limited degree of aggregation. It may be one industry, it may be one firm, it may be one household. Okay, so whenever you are talking about microeconomics, always remember it deals with an individual unit. On the contrary, उसके opposite में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल. पूरे इकोनॉमी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडस्ट्रीज टेकन टुगेदर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्रीगेट यूनिट्स टेकन टुगेदर, हम नेशनल इनकम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. Number 4, central problem. The central problem of microeconomics is the allocation of resources and related principles and policies. Allocation of resources. How can we get the resources and what are the principles and policies regarding that? So when we are studying about the microeconomics, the main central problem is the allocation of resources, whereas in macroeconomics, the central problem is the determination of level of income and employment and related principles and policies. ठीक है. Now as you know that macroeconomics का जो दूसरा नाम क्या दिया बोला गया है, it is the theory of income and employment. Okay, so central problem of macroeconomics is what? The determination of in level of income and employment. हमारी इनकम लेवल कितनी है और हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को जो है रोजगार मिला है, एंड इट्स रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, और उससे संबंधित जितने भी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज है, ये मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है. एंड द लास्ट मेथड ऑफ स्टडी. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज
partial equilibrium analysis, that is it shows one factor or the study of assuming other things being equal. जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को ध्यान में रख के उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सिर्फ एक फैक्टर जो एक फैक्टर जो अफेक्ट करती है उस इंडिविजुअल यूनिट के लिए हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. लेकिन द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस.